नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज बातचीत होगी महंगाई की, जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है और भारत भी उसकी मार से अछूता नहीं है। हम और आपकी ज़िंदगी में लगातार रोज़मर्रा की चीज़ों में हम देखते हैं कि महंगाई किस कदर हमारी जेब पे डाका डाल रही है। आप रसोई गैस ले लीजिए या सीएनजी पीएनजी ले लीजिए, पेट्रोल डीजल ले लीजिए या खाने पीने के सामान लीजिए, ज़बरदस्त महंगाई का अटैक है। जो ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि महंगाई उस सीमा को पार कर रही है जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कभी कहीं गुंजाइश दिख नहीं रही है कि शायद कंट्रोल में आएगी, क्योंकि खरीफ की फसल उस पर भी बारिश की थोड़ी मार पड़ी है, तो उससे भी और आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। दुनिया भर में ये एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। बहुत पीछे नहीं जाता हूँ मैं कि युद्ध शुरू हुआ और कहाँ से बात आगे निकली, लेकिन मौजूदा स्थिति में महंगाई ने हमारी स्थिति बहुत ख़राब कर दी है। इसके साथ ही इसमें दो और फैक्टर्स हैं जिससे भारत बहुत परेशान है। एक, कच्चे तेल के दाम नीचे नहीं आ रहे हैं और दूसरा, हमारी करेंसी कमज़ोर हो रही है। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि दुनिया की दूसरी करेंसीज़ के सामने हमारी करेंसी उतनी वीक नहीं हुई है और कच्चा तेल थोड़ा नीचे आया है, लेकिन हमारे लिए परेशानी का सबब अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इससे मुश्किलें हल नहीं हो रही हैं। इसी बीच IMF ये बयान देता है कि भारत पूरी दुनिया के लिए रोशनी की एक किरण है। भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का दर्जा तमगा हमारे पास अभी भी है। डाउनग्रेड्स हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से हम ग्रोथ करेंगे, आगे भी करेंगे, इस साल भी करेंगे। क्या ये काफ़ी है? क्या इस बात से हमें संतोष कर लेना चाहिए, या हमें इसकी चिंता करनी चाहिए कि महंगाई अब शायद बेकाबू हो रही है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, नौकरियां उस तरह से पैदा नहीं हो रही हैं, तो एक बहुत ही गंभीर संकट के द्वार पे हम खड़े हुए हैं। कैसे इससे सरकार निपट रही है और कैसे हम आप सब इससे जूझें, क्योंकि तनख्वाहें उतनी नहीं बढ़ रही हैं जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। आज इसी पे बातचीत होगी आवाज़ अड्डा में। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा देता हूँ। नरेंद्र तनेजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन दुनिया में जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं, जो इस समस्या का एक मूल कारण भी बताया जाता है। अभय दुबे जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद कोहली जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे टैक्स गुरु हैं और KCC ग्रुप के भी हेड हैं। साथ ही साकेत मिश्रा जी हैं, इकोनॉमिस्ट और इन्वेस्टमेंट बैंकर, हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे मित्र, बहुत ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तनेजा जी, चूँकि सरकार का पक्ष आप रखेंगे, भले ही IMF ये कह रहा हो कि ब्राइट स्पॉट है, सीखना चाहिए, DBT ने बहुत अच्छा काम किया, गति शक्ति बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन आज की तारीख में आम आदमी बहुत परेशान है। हर चीज़ की महंगाई उसके लिए मुश्किल पैदा कर रही है और कहीं कोई रोशनी दिख नहीं रही है, ना कोई हमको ऐसा प्रयास करता हुआ दिखता है जिससे हमारी ज़िंदगी आसान हो। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये चुनौतियां हैं, आपने पूरी दुनिया का जिक्र किया, IMF का किया, वो चुनौतियां तो हैं, चाहे वो करेंसी को लेके, खासतौर से डॉलर के अगेंस्ट, और दूसरा जो जिस हिसाब से हमने देखा कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ केमिकल्स की बढ़ी हैं, LPG जो हम काफी भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़े हैं। ये तमाम आयातित चीजें हैं। अब उसके जब हम उनको आयात करते हैं भारी पैसा दे करके, थोड़ी सी इन्फ्लेशन या महंगाई वो उनके साथ आयात हो जाती है। तो जो हमारे यहाँ जो महंगाई है उसमें अगर आप ये देखते हैं कि आयातित महंगाई का कितना बड़ा हिस्सा है, तो वो साफ दिखता है कि काफी बड़ा हिस्सा उसका भी है। लेकिन जो दूसरा आपने ये कहा कि भाई बहुत ज्यादा कोशिश नहीं हो रही, या ये कि भाई थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा है, मैं आपसे थोड़ा असहमत हूँ उसको लेकर के। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं और उसकी पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है। IMF भी जब बयान देता है तो उसी की तरफ इशारा करता है। लेकिन जो डे टू डे मैनेजमेंट इकोनॉमी का होता है, उसमें केंद्र सरकार की भूमिका बड़ी होती है और राज्यों की भूमिका भी होती है। उनकी थोड़ी सी भूमिका केंद्र के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है। और मेरा ये मानना है कि उस तरफ भी जो है, आप देखिए 24/7 जिन कदमों को उठाने की आवश्यकता है वो उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने RBI को भी देखा कि RBI अपने हिसाब से, जहां तक उनको, वो जो उनकी जिम्मेदारी है उसको भी वो अपने हिसाब से पूरा करते हैं। लेकिन हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से, मैंने रिपीट करता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से पिछली बार जब उन्होंने रेट बढ़ाए, क्योंकि फेड ने बढ़ाए थे, तो RBI ने भी बढ़ा दिए, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे असहमत हूँ। लेकिन वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना जरिया था और जाहिर है उन्होंने राष्ट्रहित में लिया होगा। लेकिन जहां तक आप पूरी देखिए, हमको ये देखना पड़ेगा, जब भी हम महंगाई की, नीरज जी, बात करें,
या हम उन चीजों की बात करें, हम भी कोई दुनिया दूसरे ग्रह पे तो रहते नहीं है, इसी ग्रह पे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था भी जो है बहुत इंटीग्रेटेड है पूरी दुनिया के साथ। हमारे एक तरफ आपने जिक्र किया कि भाई दुनिया में यह है, दूसरी तरफ अभी आपने इन्फोसिस के रिपोर्ट रिजल्ट देखे, आपने टीसीएस के देखे। मैं इसलिए रिजल्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपोर्ट पर काफी उनके रिजल्ट बेस्ड होते हैं। तो वो रिजल्ट अगर आप देखते हैं दोनों कंपनियों के, जो काफी हद तक हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें तो मुझे कहीं मायूसी नजर नहीं आती। और जहां तक सरकार के कदम उठाने की बात है, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी वित्त मंत्री ने जाकर के हमें वाशिंगटन डीसी में सबसे बातचीत करी और बयान भी दिए हैं किस हिसाब से जो उनकी तमाम चीजें हैं, परेशानियां, वो यहाँ हमारे ऊपर जो है विकसित देश जो है वो विकासशील देशों में थोप रहे हैं, और उसके लिए हमें यहाँ पे उसको झेलना पड़ रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें उसके साथ। लेकिन जहां तक सरकार का पक्ष है, सरकार की बात है, आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा एरिया है, चाहे वो पॉलिसी के स्तर पे हो या वो इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे हो, या जहां पे एकदम किसी सर्जरी की आवश्यकता हो, या जहां पे जो लोग महंगाई से ज्यादा परेशान है उनको सहायता देने की बात हो, चाहे वो 90 करोड़ लोगों को खाना देने की बात हो, कहां पे ऐसा है जहां सरकार जो है वो तेजी से तुरंत काम रिएक्ट करते हुए नजर नहीं आई है। तनेजा जी, सवाल आपसे है मेरा। ये बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि बयान दिया, प्रयास कर रहे हैं, गोष्ठी में गए, कोरोना आ गया था बीच में। मैं एक आम आदमी की तरह पूछता हूँ, मुझे आप बताइए पिछले 2 सालों में, 3 सालों में कौन सी चीज़ सस्ती हो गई है? आप टीसीएस और इन्फोसिस का उदाहरण दे रहे हैं नतीजों का, दोनों के स्टॉक गिर गए थे सर। मार्केट की लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे नतीजे, लेकिन स्टॉक चले नहीं। तो लॉजिक ये है यहाँ पे कि एक आम आदमी को राहत कहाँ मिली? मुझे बताइए क्या चीज़ सस्ता हो गया? गैस के दाम रोज बढ़ जाते हैं, 1150-1200 रुपये का सिलेंडर हो गया सर। सीएनजी के दाम पेट्रोल डीजल के दाम को मैच करने वाले हैं, तो क्या सस्ता हुआ बताइए? नहीं, बात नहीं, देखिए जो ऐसी चीजें हैं जिनका हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, एलपीजी का भी आयात ही है भारी मात्रा, तो वहां पे सरकार ने, आपने देखा कल ही कदम उठाया कि ओएमसीज को जो है जहां तक हो सका वो, इसलिए ओएमसीज को हेल्प नहीं करा गया, आम आदमी को हेल्प करेगी सरकार ने आकर के, आगे आकर के पैसा दिया, इसलिए कि जिससे कि जो बर्डन है वो आम आदमी को बर्डन का वो पास ऑन ना करें और आम आदमी को बचाया जा सके। जहां तक बात क्या चीज सस्ती हुई, आप मुझे बताइए 1947 से लेके आज तक कितनी दफा ऐसा होती है, वेजिटेबल्स को छोड़ दीजिए, सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तो बहुत कम होता है कि कम होती है ना। हमने भी हमारे टाइम में पेट्रोल डीजल भी हमने कम करा और कम हुआ है, 1947 पहुंच गए आप, मतलब आज पूरी दुनिया 1947 में सरकार चल रहे हैं क्या? वैसे तो और थोड़ा पीछे जाइए, और 100 साल पीछे जाइए फिर। नहीं, ये लॉजिक नहीं चलता। इतिहासकार देखिए, अगर आप चर्चा करेंगे, हाँ। है ना, अभी अभय जी बैठे हुए हैं, अभी जाएंगे पीछे भी देखिएगा, है ना, अभी गिनाएंगे पीछे के सारे आंकड़े लेकर के। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जब भी कोई भी जो अर्थव्यवस्था, आपने बिल्कुल सही कहा, हमको आज के संदर्भ में देखना है। आज का संदर्भ यह है कि पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था में आप उठा दीजिए तो हड़कंप मचा हुआ है। जब से यूक्रेन का, पहले कोविड था, जब से यूक्रेन का युद्ध हुआ है, और आपने देखा किस तरीके से यूरोप को, आप देखिए यूरोप कैसे अपनी अर्थव्यवस्था की किलेबंदी कर रहा है, ऊर्जा की किलेबंदी कर रहा है, उनको परवाह नहीं किसी देश में क्या होगा। तो तनेजा जी, आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी किस्मत के भरोसे बैठे रहे कि जब दुनिया में सब कुछ ठीक होगा तो हमारे यहाँ भी ठीक हो जाएगा? नहीं, देखिए बात सुनिए, अब उसका एक्सट्रीम ये नहीं होता, ये एक्सट्रीम नहीं होता कि दुनिया में जो है सब कुछ होगा तब होगा, नहीं। हमको ये देखना है कि दुनिया के ये हालात हैं, हमारे जो देश के नागरिक हैं वो उस बात को अच्छी तरह समझते हैं, उपभोक्ता समझते हैं, आम आदमी समझता है, और उसको नहीं तनेजा जी, आम आदमी ये समझ, तनेजा जी रुकिए ना, आपसे इतनी बात, आम आदमी ये समझ रहा है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, और तनेजा जी कह रहे हैं कि भाई ग्लोबल समस्या है, इसलिए आप शांत होकर बैठिए, जब ठीक हो जाएगी दुनिया में समस्याएं, युद्ध खत्म हो जाएगा यूक्रेन रशिया का, तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे शब्द नहीं, नीरज जी, मैंने नहीं कहा कि आप आराम से बैठिए, तो मैंने क्या ये कहा बताइए ना, चुनौतियां हैं, आम आदमी समझता है। आम आदमी क्या करे सर, बताइए ना, कहां से वो कौन सी चीज अपनी मैनेज करे? कि कौन सी, आम आदमी को पता है कि कहां पे सरकार 90 करोड़ लोगों को, आपने देखा किस हिसाब से इनको, हमको लगता है इनको आवश्यकता, उनको दिया जाए। आम आदमी से आप बात तो करिए ना, तो आम आदमी से तनेजा जी, आप इनडायरेक्टली मानते हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है अब, उसके बावजूद अगर वो 90 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा रहा है, तो मतलब 90 करोड़ लोग इस हालत में नहीं है कि वो अपने 2 टाइम की रोटी जुगाड़ कर सकें? ये आप मान रहे हैं 90 करोड़ लोग बहुत बुरी स्थिति में? नहीं। हाँ, फिर क्या? उसका धीरे धीरे, नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन है, फिर गलत। हमारी कोशिश ये है कि चूंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कारणों से महंगी हुई हैं, हम किस हिसाब से जहां हम उनको राहत दे सकते हैं, जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज है खाने पीने की,
वहां पे वो राहत उनको हम देते रहे, जिससे उनके पास और चीजों के लिए पैसा बच सके और वो अपना जीवन का जो निर्वाह है वो थोड़ा सा आसानी से कर। हम ये नहीं कहा कि हम पूरी तरह उनकी समस्या खत्म कर पाएंगे, लेकिन जहां तक संभव हो सरकार पर प्रयास है कि उनका बोझ थोड़ा कम हो सके, इसलिए जो है ये राहत दी जाती है। ओके अभय दुबे जी, आप लोग क्यों इतना सरकार के पीछे पड़ रहते हैं? महंगाई महंगाई, तनेजा जी ने भी अब विस्तार से समझा दिया है कि ग्लोबल समस्या है, उस जब वो ठीक होगी तो ये समस्या भी ठीक हो जाएगी। और आईएमएफ तारीफ कर रहा है कि भारत सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली इकॉनमी अभी भी है। तो आपकी आलोचना का क्या आधार है फिर? खुश फहमी के लिए ख्याल अच्छा है गाली। और अगर फैक्ट है सर, खुश मैं भी नहीं, फैक्ट है ये। नहीं, मैं उस फैक्ट्स पर प्रकाश डालता हूँ। तनेजा जी की बातों से अगर नागरिकों का पेट भर जाता तो फिर क्या बात थी। इतनी अच्छी बातें इन्होंने की और उसी से अगर पेट भर जाए। आजाद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ तनेजा जी कि इतने कम समय में महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई हो। 60 और 70 रुपए का खाने का तेल और दाल 200 रुपए के पार 7 सालों में कब हुआ? एक बार इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिएगा। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कब हुआ? एक बार इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिएगा। पेट्रोल और डीजल 60 और 70 रुपए का 100 रुपए के पार कब हुआ? ये एक बार उठाकर देख लीजिए। हालात क्या है इन्फ्लेशन के? अभी सितंबर का जो डेटा आया है उसमें आपका अनाज जो है 11.53% का इन्फ्लेशन है। आपके ऑयल एंड वेजिटेबल्स का 18.5% है, स्पाइसेस का 16.88% है, क्लॉथिंग का 9.9% है, फुटवेयर का 12.30% है, फ्यूल एंड लाइट का 10.39% है। जिंदा भी रहने देंगे लोगों को या नहीं रहने देंगे? आप उठाकर देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग में इनके मिनट्स उठाकर देखिए। बीते 1 वर्ष से उस कमेटी के मिस्टर जयंत वर्मा जो है वो डिसेंट नोट दे रहे हैं, कह रहे हैं आरबीआई को कि आप अकोमोडेटिव स्टैंड मत लीजिए, आप इन्फ्लेशन को सीधा एड्रेस कीजिए। अभी अगस्त का आपका आरबीआई का रेजोल्यूशन पढ़ रही है, फिर वर्मा जी कह रहे हैं कि इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आप सिर्फ इन्फ्लेशन को एड्रेस कर रहे हैं। सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार, आप बड़े हम दावे करते हैं प्रधानमंत्री जी वैश्विक ख्याति के नेता हैं, आपने अभी इतना गाना गाया, 27 लाख करोड़ रुपए लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर सरकार ने अर्जित किए थे। पूछिए ना एक बार तो कि चाइना क्यों ईरान से क्रूड ऑयल ले रहा है और वो भी 40% कम में? हिंदुस्तान पर क्यों अमेरिका का दबाव है कि हम नहीं ले सकते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकते? चाइना को तो नोटिस तक इशू नहीं किया जब उसने रोक लगा रखी है। तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्या? आपने अभी कहा कि ट्रेड डेफिसिट की बात की। आप जानते हैं अगस्त में $29 बिलियन, पिछले वर्ष की तुलना में डबल ट्रेड डेफिसिट इस मंथ हो गया हमारा। अकेला चाइना से इंपोर्ट $100 बिलियन को क्रॉस कर गया तनेजा साहब। ये देश में 2-3 ऐप बंद करके का झुंझुना बजाना बंद कर दीजिए। हमारा इस कोविड के क्राइसिस के पीछे बार बार छिपते हैं। कोविड के क्राइसिस के पहले जनवरी में इन्फ्लेशन क्या था? 7.6%। अभी लगातार 9 महीने से इतनी महंगाई है। उस जनवरी के पहले ही एनएसएसओ की रिपोर्ट ने बताया था कि 70 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि रूरल कंजम्पशन 580 रुपए पर आ गया 1 महीने का। अर्थात किसानों की खाने की क्षमता, उनका फूड पैटर्न चेंज हो गया। ये 8 क्वार्टर तक इस कोविड के क्राइसिस के पहले हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो नीचे जा रही थी, बैंक की क्रेडिट ग्रोथ कम हो रही थी। और ये सब क्यों हुआ? तो आरबीआई ने खुलासा किया उसकी मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट में कि नोटबंदी का गलत फैसला और गलत तरीके से जीएसटी लगाने के फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था कोविड के पहले ही आपने डिरेल कर दी थी तनेजा साहब। अब आप तनेजा जवाब ले ले, थोड़ा थोड़ा कर, नहीं तो फिर एक साथ में बहुत सारे सवाल के जवाब हो जाएंगे। तनेजा जवाब दीजिए। नीरज जी, हाँ अभय जी देखिए, आप तो काफी डेटा वेटा गिनाते हैं अखबार में, मैं तो लेके आता नहीं गूगल से, लेकिन वो क्योंकि पाठक देख लेते हैं उसको। लेकिन अभय जी मुझे बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो आज उन चुनौतियों से नहीं संघर्ष कर रहा है जिनसे हम कर रहे हैं इस पृथ्वी पे? अन्य किसी और ग्रह का तो मुझे पता नहीं। इस पृथ्वी पर एक देश का नाम बताइए जिसकी अर्थव्यवस्था जो है वो चुनौतियों का शामिल मुकाबला नहीं कर रही है जो पूरी दुनिया कर रही है। एक अर्थव्यवस्था। दूसरी बात, हमारा फेडरल सिस्टम है। मान लिया केंद्र सरकार की नीतियां जो है 100% गलत है। आप इतने बड़े राज्य, मैं अभी 1 घंटा पहले जयपुर से वापस आया हूं, आप ही के राज्य से, है ना,
आप बताइए, इतना बड़ा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा प्रांत है एरिया के हिसाब से, और इतनी बड़ी वहां की अर्थव्यवस्था है। आपने कुछ ऐसा कोई मिसाल किया जो पूरी दुनिया नहीं कर पा रही, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं कर पा रही, कोई नहीं कर पा रहा, पर आप इतने काबिल हैं कि आप राजस्थान में कर रहे हैं, पूरी दुनिया को रोशनी दिखा रहे हैं। आप लाइट हाउस है पूरे विश्व के लिए। एग्जाम्पल दीजिए मुझे, क्या कर दिया। मैं अभी जयपुर से आया हूं, मैंने वहां क्या हालत है देख करके आ रहा हूं। तीसरी बात, आपने ईरान का जिक्र किया, आप एक चीज भूल रहे हैं, जो ईरान पे जो प्रतिबंध जो अमेरिका ने इनिशिएट करे थे, वो आपकी सरकार थी जिन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया, आपने करा। और दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए, आपने कहा वो चाइना को बेच रहा है, कितनी ईरान की एक्सपोर्ट कैपेसिटी है, उनका एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उसकी जरा जानकारी कर लीजिए। अगर आपके यहाँ पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति ऑयल को समझता हो तो ईरान का एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 100% यूटिलाइज हो गया है, और चाइना ने वहां पे $460 बिलियन का कमिटमेंट किया, उसके अगेंस्ट उनको वो मिल रहा है। मैं तेल लाने को तैयार हूं ईरान से, मैं आपको कस्टमर ला के देता हूं, इंडिया नहीं कोई और कस्टमर होगा, मैं ला के देता हूं, दिलवा दीजिए ईरान से तेल, है उनके पास सरप्लस कैपेसिटी। इसलिए जिस विषय का पूरा ज्ञान ना हो उसको लेकर के कटघरे पे मत करिए, जिस पे है। राजस्थान में आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे हम भी सीख सकते हैं, अमेरिका और चीन कोरिया सब सीखेंगे, उदाहरण दीजिए। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं रिकॉर्ड पर कि अमेरिका का कोई प्रतिबंध नहीं है, हमारे पास कोई बाध्यता नहीं है, हम ईरान से ले सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार ईरान से क्रूड ऑयल नहीं ले रही। ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्रतिबंध है। मेरे गलत बात, देखिए गलत बयानबाजी नहीं करिए, गलत बयानबाजी नहीं करिए। मैंने ये नहीं, आप कह रहे हैं ईरान पे प्रतिबंध, ईरान पे अमेरिका के प्रतिबंध हैं, और जो ईरान से डील करता है वो प्रतिबंध उन पे लागू हो जाते हैं, और आपके टाइम में आपने इनको स्वीकार किया। गुमराह मत करिए, जिन तथ्यों की जानकारी नहीं है उस पर चर्चा मत करिए। मैंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं। आपको तथ्यों की, अब तथ्य आपके और ठीक कर लीजिए। आपने कहा कि ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। अरे साहब, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था का चरमराने का कारण केंद्र की सरकार है। मुझे आप बताइए, फिर आप इस्तीफा दे दीजिए, फिर आप इस्तीफा दे दें, हमको चला दीजिए राजस्थान भी, आप हट जाइए, आपके बस का नहीं है। केंद्र की सरकार को देना चाहिए। ऐसे बहस नहीं होती। राजस्थान में आप बजट किस लिए लेके आते हैं, राज्यों की भूमिका क्या होती है, टैक्सेस आप क्यों कलेक्ट करते हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों का राजस्थान में 100% अभी देख के आ रहा हूँ, अब भी एक हफ्ता पहले। देखिए, मैं बताता हूँ हकीकत, भारतीय जनता पार्टी शासित प्रांतों की भी हकीकत बता रहा हूँ। उठाइए, चलिए, कौन सा प्रांत उठाइए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप राजस्थान की बताइए। अबे जी, राजस्थान के कुछ आंकड़े दीजिए, आपने क्या क्या। अच्छा तनेजा जी और दुबे जी, रुकिए जरा सर, ये ईरान तेहरान के चक्कर में हमारे गरीब आदमी का कोई भला ही नहीं हो रहा है, आप लोग ईरान के प्रतिबंधों में लड़ाई करने लगे। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि गरीब आदमी क्या करे, महंगाई के लिए क्या कदम उठाए गए, ये मुझे कोई नहीं बता रहा है। सब मुझे ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में बड़ी समस्या है, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इस समस्या से ना जूझ रहा हो। तो मैं भाग्य के भरोसे बैठूँ अनिल पद्मावन जी, किस्मत में जब होगा तो ठीक होगा सब। नीरज जी, देख, आप एक्चुअली ये जो विवाद है हमारा, इसमें हमें एक बात समझना चाहिए, ये ना सरकार की तरफ में है ना विपक्ष की तरफ में है। मैं बस हकीकत बता रहा हूँ। ये पहली बार है कि जो आर्थिक इतिहास में कि एक नहीं, दो नहीं, 3 झटके एक के बाद एक लगे हैं। पहला कोविड आपदा आया, उसके बाद यूक्रेन का जंग आया, और तीसरा जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी जो अमेरिका और यूरोप में इतना एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं उन देशों में, तो जिससे कि पूरे दुनिया में वो फाइनेंशियल मार्केट्स का में असंतुलन आ गया है कि इसी के कारण इन भारत में इनफ्लोस जो है, फॉरेन करेंसी इनफ्लोस जो FIIs वगैरह के थ्रू है, इसमें बहुत कम फ्लो कम हुआ है, और जिसके कारण रुपये पर भी प्रेशर हुआ है। तो आप अगर तीनों आपने ये सभी झटके देखे हम, तो ये इकोनॉमिक आर्थिक इतिहास में कभी ऐसे नहीं हुआ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो सही है, मतलब जो विपक्ष कह रहा है सही है, जो सरकार में है वही हॉट सीट में होते हैं। आप सवाल उनसे ही उठाए जाएंगे जो राजनीतिक लेवल पे जो अभी तक से सवाल उठा रहे हैं। बट अगर आप थोड़ा पीछे उठ के देखें तो इसमें आप सिर्फ जो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है दुनिया भर में, आप बाहर क्या, जर्मनी में आज ही डेटा आया 10% 11% है, यूके का तो आप जानते ही हो, श्रीलंका में 70% है। तो ये
ये मैं नहीं कह रहा कि हर जगह है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ हर जगह एक बड़ी अजीब सी स्थिति है जो एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। तो इसमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस चाहिए। ये पुराने जो प्लेबुक है वो अब अभी चल नहीं रहा है, कहीं नहीं चल रहा दुनिया में। तो इस बैकग्राउंड में जो किसी ने अभी उदाहरण दिया जो 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री फूड ग्रेन्स जो दिया है 2 साल से, इससे एक रिलीफ मिला है। अब आप रिलीफ ही कर सकते हो। जैसे आप कह रहे हो ना आम जनता के लिए क्या करें, तो आम जनता के लिए इस तरीके के आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ही होंगे। बाकी महंगाई से तो उनको मतलब कोई स्विच नहीं है जो महंगाई जो बंद हो जाएगा, तो ये उनको झेलना ही होगा, ये हकीकत है। अब सरकार में रहते हुए कोई बोलेगा नहीं है, बट ये अभी हकीकत है। अगले 6-8 महीने बहुत ही क्राइसिस मोमेंट में है, भारत में नहीं दुनिया में, और इसी के कारण भारत पे इतना प्रेशर आ रहा है। तो ये मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड दिया आप लोगों को, ताकि जो नहीं, विवाद ये है इसका जरा एक अनिल अलग जी, रुख पकड़े। अभी राजनीतिक बड़ा तू मैं चल रहा है। नहीं नहीं, मैं तो आपसे सवाल दोबारा ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारी पॉलिसी जो कह रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है, उस पर अमल करना चाहिए ना। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं सिचुएशन एनालिसिस कर रहा हूँ। आप हिंदुस्तान में देखिए या वर्ल्ड के कहीं और देखिए, के शेप रिकवरी चल रही है ना। प्रीमियम सेगमेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इससे एक डिवाइड बढ़ रहा है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, सरकार अपने पास से ही सिर्फ खर्चे किए जा रही है। तो ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन मांगता है कि नहीं मांगता है? सर हम मुझे, अगर आप सही करिएगा, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे ध्यान है शायद 2014 में 55 लाख करोड़ का नेशनल डेट था, जो इस समय 1,145 लाख करोड़ का है। तो हमने क्या किया? डेट पाइलअप किया है सिर्फ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो आई ही नहीं। हम किस उम्मीद में बैठे हैं कि जॉब क्रिएशन हो जाएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरी आएंगी। हम तो सिर्फ जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई तो चलो राशन दे देते हैं। नहीं नीरज जी, आप एक्चुअली मैंने इसीलिए आपको इतनी बड़ी भूमिका निभाई ताकि आप समझ सको कि ये जो संकट है एबनॉर्मल है, इसमें आप नॉर्मल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, ये नहीं मिलेगा। अब मैंने शुरू में ही मतलब कि एक टिप्पणी सर की आउट कि ऑफ मैं द ना बॉक्स इस बताइए तरफ ना, से बोल कुछ रहा आप ही हूँ। बताइए आउट ऑफ द बॉक्स क्या किया जाए। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये मैं सरकार में तो हूँ नहीं, बट आपका बात बिल्कुल कहना सही है कि इस पे एक डिस्कशन बिल्कुल होना चाहिए नेशनल लेवल पे। तो वो नेशनल लेवल एक ही संस्था है, वो पार्लियामेंट है। अब वो पार्लियामेंट ये नेता लोग चलाने देंगे तो वहां पे जरूर डिबेट होना चाहिए। ये तो नेशनल लेवल क्राइसिस है, तो कोई निजी स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं आपकी बात मानता हूँ। अब आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ये भारत सरकार या विशेषज्ञों से आएगा। मैंने तो एक उदाहरण दिया। अब दूसरा जो है, अब ये कैसे काबू करें पुराने लेवल के जो सरकार के तरफ से प्राइसेस होते हैं, वैसे तो है नहीं ना। आज मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अब इस मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी में आप इन्फ्लेशन को ऐसे काबू में नहीं ला सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पुराने प्लेबुक नहीं चलेंगे, अभी डिफेंस खेलने का वक्त है। मतलब जिस तरीके से आप जिस जिस तरकीब से आप थोड़ी राहत कम दें जनरल जनता को, जैसे फूड ग्रेन्स का उदाहरण दिया, वैसे ही टाइप सोल्यूशन होंगे। और निवेश की जो आप बात कर रहे हो, ये आजकल की बात नहीं है। पिछले 2006-7 से कोई निवेश नहीं आ रहा प्राइवेट सेक्टर से फ्रेश, जो रेन्यू हो रहा है वही है। तो ये निवेश का एक समस्या आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसके बड़े बड़े कारण हैं। तो इसके लिए वही मैं कह रहा हूँ, आप पुराने प्लेबुक से मत देखिए, इसको एक नए अंदाज से देखना पड़ेगा। नया अप्रोच इसके चाहिए सारे सर। सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। साकेत मिश्रा जी, नया अप्रोच चाहिए। तो हमारा सवाल फिर देखिए सर, अनिल जी हमारा सवाल वहीं पे खड़ा है कि हमें तकदीर के भरोसे रहने का है। साकेत जी कुछ आइडिया है आपके पास? मैं सिंपल उस आदमी के तरफ से सवाल पूछता हूँ, मैं कैसे अपनी, आपने तो 50 बहाने बता दिए कि साहब विदेश में ऐसा हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है, सऊदी अरब नहीं मान रहा, ओपेक ने प्रोडक्शन काट दिया है, मैं क्या काटूँ? मैं अपनी सैलरी का टैक्स कैसे बचाऊँ? मैं कैसे अपने बच्चे की फीस भरूँ? मैं घर का किराया कैसे दूँ जो बढ़ता है? मुझे आप सोल्यूशन दीजिए, बाकी दुनिया की सोल्यूशन मुझे मत दीजिए आप। नीरज जी, गंभीर समस्या है जो कि शायद सभी लोग ने एक्नॉलेज किया हुआ है। जो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, इस समय जो अनिल जी ने भी कहा, डिफेंस खेलने का टाइम है।
तो अगर मेरे से व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए क्या करना चाहिए, तो एक दो चीजें हैं। एक तो जो के शेप रिकवरी की बात हो रही है, कुछ लोग जो लार्ज कैपिटल इंडस्ट्रीज हैं, जो सुपर रिच लोग हैं, उनको इस समय उनको एसेट भी खरीदने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, उनको शायद वो अमीर ज्यादा हो रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा हम लोग को सोचने की जरूरत है कि किस तरह से फोकस टैक्सेशन करें, जिससे कि जो विंडफॉल गेन्स कहीं कहीं पे हो रहे हैं, किसी सेक्टर के हो रहे हैं या कि कुछ लोगों के हो रहे हैं, उस विंडफॉल गेन को टैक्स करके जो गरीब है, जो बॉटम के का जो बॉटम है, जो कि नहीं बढ़ पा रहा है जी सही तरीके से, उनको क्या क्या मदद की जाए। क्योंकि जो 90 करोड़ है या 85 करोड़ है, 80 करोड़ है जिनको अनाज दिया जा रहा है, वो देना अनिवार्य है, और उसको देने के साथ साथ बजट का बैलेंस भी करना है। तो एक तो ये है कि हम लोग को कहीं ना कहीं अपने टैक्सेशन रिजीम में कुछ बदलाव ऐसा करना पड़ेगा, जिससे कि कुछ लग्जरी गुड्स या कुछ विंडफॉल वाले लोग जो सुपर रिच हैं, उनके ऊपर टैक्स के बारे में हम लोग को पुनः सोचने की जरूरत होगी। दूसरा ये है कि ये शायद कंसोलिडेशन का समय है, क्योंकि हम लोग गरीब को और जो लोअर इनकम लोअर मिडिल क्लास है उसको तो मदद की जरूरत है, बाकी लोगों के साथ हम लोग को कंसोलिडेशन करने की जरूरत है। तो ये स्थिति पैदा करनी, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन कभी खत्म नहीं होगा। जब इन्फ्लेशन खत्म होगा उस समय हम लोग ग्रोथ पे किस तरह जाएं, उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो कुछ चीजें हो रही जैसे लॉजिस्टिक्स में हो रहा है वगैरह, पर साथ साथ जो अभी तक हम लोग की सरकार जो मॉनेटरी पॉलिसी से कोविड के दौरान लोगों को सपोर्ट मिल रहा था कि इंटरेस्ट रेट लो था, उससे हम लोग को फिस्कल पॉलिसी में बदलाव करना है, जहां डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना है, डायरेक्ट निवेश आना है, निजी क्षेत्र से निवेश आ नहीं रहा है। तो इस समय सरकार को भी जो पुरानी प्लेबुक का निवेश है कि भाई हमने इधर उधर जो भी बड़े बड़ी इमारतें बना दी, थोड़ा सा फोकस तरीके से सोचने की जरूरत है कि उन इलाकों में निवेश किया जाए जिनमें जाने से लोगों को रोजगार प्राप्त हो, वही गरीब जो बॉटम के वाले लोग हैं उनके लिए, और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते जाए और इकोसिस्टम क्रिएट होते जाए, जिससे 6 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने जब भी हमारा इन्फ्लेशन कम होगा, ग्रोथ रिकवरी शुरू होगी, तब हम लोग तेजी से दौड़े, जिससे जिन लोगों का ये जो काला अंधकार वाला समय चल रहा है थोड़ा सा, वो जब हटेगा तो लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो इस समय डिफेंस करके अपने आप को कंसोलिडेट करने की जरूरत है, निवेश वहां डालना है जिससे कि इन्फ्लेशन ना बढ़े, और जो लोग जिन लोग के पास विंडफॉल प्रॉफिट्स है, किसी तरीके से थोड़ा सा ट्रांसफर ऑफ इनकम की जरूरत है। अनिल, एक इंटरवेंशन आपका यहाँ पे चाहिए। साकेत जी कह रहे हैं कि फिस्कल इंटरवेंशन चाहिए, फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए, मॉनेटरी तो जो चल रही है वो चली रही है। मैंने अभी आपको दिया आंकड़ा, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं कि जितना डेट हो चुका है सरकार के पास उतना स्पेस बचा नहीं। तो ये जो साकेत जी आइडिया दे रहे हैं कि और सुपर रिच को और ज़्यादा टैक्सेशन लगाया जाए, ये हो सकता है क्या? होने के लिए क्यों नहीं हो सकता, वो तो सरकार पे निर्भर है। लेकिन आप एक्चुअली जो साकेत जी कह रहे हैं बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कल या परसों कहा कि उनका बजट का जो फोकस रहेगा वो इन्फ्लेशन मैनेज करना है और ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना है। तो क्लियरली उन्होंने एक सिग्नल दिया है कि फिस्कल पॉलिसी जो है एक प्रोएक्टिव रोल में जाने वाला है। अब इसका क्या मतलब इसका क्या शेप और क्या फॉर्म होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, बट क्लियरली सरकार में ये सोच है कि कुछ करना पड़ेगा, ये महंगाई पे काबू पाना और ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना। ग्रोथ मतलब नौकरियां वगैरह जो जैसे कह रहे हैं, एंड ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अगर आप एक प्लान से जाएंगे जहाँ पे क्विक रिटर्न होगा नौकरियों का, तो एक उम्मीद है कि ये अगेन एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। बट मैं जैसे साकेत जी ने भी इशारा किया, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि पुराने प्लेबुक इस वक्त नहीं चलेंगे, तो नया प्लेबुक अत्यंत जरूरी है। नया प्लेबुक चाहिए। कोहली जी, देखिए बजट का जो उद्देश्य होता है वो ग्रोथ होना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, महंगाई कम रही है। मैं ख्याल में जब से बजट बन रहा तब से यही फोकस है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। मतलब बजट लाने का उद्देश्य यही होता है कि ग्रोथ होनी चाहिए। आप बहुत सारे लोगों की सर बैलेंस शीट वगैरह देखते रहते हैं, पीएनएल देखते रहते हैं, सब लोग खुश हैं क्या? ठीक ठाक है सब, मजे में? संदीप, ऐसा है कि गली में सारे घरों में आग लगी हुई थी, एक घर बीच में था जहां खाली धुआं था, आग नहीं थी। तो उसका दुख ज्यादा है। हम बाकी दुनिया की बात कर रहा हूं, हमारा दुख कम है। ये सच है कि हम एक ब्राइट स्पॉट हैं,
ये हम एक चमकता सितारा हैं। 6.8% हमारी फोरकास्ट, दुनिया की फोरकास्ट 2.7 या 2 और 3 के बीच में घूम रही है। अब उससे बेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही बिजनेसमैन में इस फिगर को देख देख के कुछ तसल्ली आ रही है। पहली बात, उनको लग रहा है कि हमारे लिए मंदी इतनी नहीं आएगी जितनी मंदी से बाकी की दुनिया जूझ रही है। पहला तो ये थोड़ी सी सांत्वना है। पर जो 4 इंजन होते हैं नीरज इकोनॉमी के ग्रो करने के, आपका सरकारी खर्च हो गया, प्राइवेट कंजम्पशन हो गई, एक्सपोर्ट हो गया और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गई। इसमें से 2 इंजन इस समय काम नहीं कर रहे हैं। एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, दूसरा एक्सपोर्ट जो कि बहुत बड़ा हमारा इंजन बना हुआ था, हम $670 बिलियन पे पहुंच गए थे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं उनमें चिंता देखी जा रही है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ऑर्डर बुक यूएस, यूरोप से और यूएस से खासकर उनकी ऑर्डर बुक में सुस्ती आ रही है, उनके ऑर्डर्स कट हो रहे हैं और वहां पर ले ऑफ्स की भी तैयारी की जा रही है। तो मैं आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि वो इंजन जो है वो अब स्लो पड़ गया है, अब आपका एक्सपोर्ट का इंजन उतना नहीं ग्रो कर रहा है। अब सवाल उठता है कि इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री में फिलहाल ऐसा कोई पैनिक नहीं है। जहां तक स्मॉल, मैं एमएसएमईज की बात करूं, जहां 97% भारत का बिजनेस चलता है और उनके यहाँ हर एक के यहाँ एवरेज यहाँ 6 करोड़ 60 लाख रुपए, 6 करोड़ 60 लाख एमएसएमईज हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सब मिला के बता रहा हूं। 11 करोड़ के लोग वहां काम करते हैं। तो ऑन एन एवरेज नीरज 2 लोग प्रति एमएसएमई, मैं छोटे बड़े बिजनेसमैन सबकी बात कर रहा हूं। फिलहाल पैनिक नहीं है। पर जो बार बार खबर आ रही है, किसी ने उनको आके शेर सुनाया, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ऐसा लग रहा है कि 2022 का जो एंड आएगा और 2023 में ये संकट गहराता नजर आएगा। तो मुझे लग रहा है वो लोग अभी से, जहां तक छोटे बिजनेसमैन की इंडस्ट्री की बात है, वो लोग तैयारी में जुट गए हैं। अब तैयारी क्या है, आप अगर स्टार्टअप्स के आंकड़े देखें, बायजूस के हम देखें जिन्होंने 2500 लोगों को सैक करने का डिसीजन लिया, बहुत सारे स्टार्टअप जो नए शुरू हुए थे, और प्लस पुरानी इंडस्ट्री भी जो है उन्होंने कमर कस ली है। तो मुझे लग रहा है तैयारी तो कर ली है। पर एक चीज जो मैं नीरज जरूर बोलना चाहूंगा कि आरबीआई का जो स्टैंड है, क्योंकि ये सप्लाई ड्रिवन जब इन्फ्लेशन होती है, जब महंगाई होती है, क्योंकि आपने बात शुरू महंगाई से करी थी, तो सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन पे आप मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा हॉकिश स्टैंड जब लेंगे तो उसका बहुत आंशिक, बहुत पार्शियल इफेक्ट होता है, उसका पूरा इफेक्ट नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि आरबीआई अगर बार बार इसी रफ्तार से रेट बढ़ाएगा फ्रंट लोडिंग करके, तो उससे ग्रोथ एकदम से प्रेशर में आ जाएगी। और जिस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के इंजन को हम चालू करने की बात करते हैं बार बार, वो इंजन चालू नहीं हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है कहीं आरबीआई को थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक टर्म्स में जाना चाहिए। बहुत अभी हमारे जो साथी अनिल जी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा आप कॉपी बुक स्टाइल से ना चले, इसको आप पूरी सिचुएशन को असेस करके चलें। बाकी एक चीज नीरज जो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो आम आदमी है वो क्या सोच रहा है। आम आदमी के लिए मैंने क्या किया था, जब ये मंदी की बात चली तो हमने आम आदमी के लिए एक मैंडेट तैयार किया कि आम जनता को, जो लोग सैलरी पे काम करते हैं, जो लोग छोटा मोटा बिजनेस चलाते हैं, जो मिडिल क्लास है, बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास खास, उनको क्या करना चाहिए। मुझे लग रहा है उनको तैयारी के लिए आप इजाजत दें तो मैं 2-3 चीजें जो मैंने लिस्ट आउट करी थी मैं वो जरूर बताना चाहूंगा। हाँ। तो उसके लिए देखिए, आम आदमी को इस समय पहले आपको एक्सेसिव बोरोइंग से बचना चाहिए। मुझे लग रहा है आप एक्सेसिव लोन लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हार्ड हो रहे हैं, आपका जो मंथली ईएमआई आउटफ्लो है वो बढ़ जाएगा, आपका बजट, तो गैर जरूरी खर्च को अवॉइड करके लोन ना ले। दूसरा, हमारी एक एडवाइस थी जो बहुत बड़ा मिडिल क्लास है कि आपको अगर अच्छे एम्प्लॉयर के पास नौकरी मिली हुई है तो इस समय आप नौकरी को स्विच ना करें, क्योंकि अगर आप स्विच करते हैं तो वो एम्प्लॉयर कमजोर है या उसकी जड़ थोड़ी तनख्वाह फालतू मिल रही है, आपकी नौकरी वहां जा सकती है। तो ये तो थी नोटबुक एक इंडिविजुअल के लिए, पर कुल मिला के इंडस्ट्री में अभी पैनिक नहीं है। ये तो आप उसके लिए सलाह दे रहे हैं जो कुछ कर रहा है। हमको तो नौकरी नहीं मिली, हम क्या करें, हमारी कौन सी ईएमआई चल रही, लोन तुम तब लेंगे जब नौकरी मिलेगी। देखिए, जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास नौकरी, जिनके पास काम नहीं है सर, उनके लिए तो सरकार को ही एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म अगर आप प्राइवेट, बिल्कुल मैं बात पूरी कर लूं। एक तो मैं शरद जी से अनुरोध करूंगा कि अगर वो कह रहे हैं कि एमएसएमई में कोई पैनिक नहीं, तो एक बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लो। वो क्या कह रही है कि इस कोविड के क्राइसिस में सरकार से जो एक्सपेक्टेशन थी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन उन्होंने स्टार्ट की थी, सर उन्होंने ये कहा पैनल ने कि पहली बात तो उनको लोन के भरोसे सरकार ने छोड़ दिया, वो भी 50% ही फुलफिल किया।
60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट उसका 45% है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% है, जीडीपी में एमएसएमई का 30% है। अनिल जी कह रहे थे बड़ी सांत्वना देते हुए कि साहब 80 करोड़ लोगों को अच्छा है अनाज पहुंचाया जा रहा है। जानते हैं कितने का अनाज पहुंचा रहे हैं? 100 रुपए प्रति माह का। मैंने किसान से बात की, मैं जब गांव गया था अभी अष्टमी पर पूजन पे, उन्होंने कहा साहब ये 100 रुपए का अनाज देना बंद कर दो, गैस का सिलेंडर सस्ता कर दो, तेल और बड़ी बात वो कह रहे हैं कि 200 रुपए का खाने का तेल मैं लेता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने कहा था किसान भाई ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन आप इतना बढ़ा दो कि हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी आपकी बात मानी, 25 मिलियन टन से आज 36 मिलियन टन ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन हो गया। फिर आपने इंपोर्ट क्यों बढ़ा दिया और कौन दो धन्ना सेठ कूदे इस व्यापार में? दाल का उत्पादन 25 मिलियन टन, 24 और 25 मिलियन टन हमको आवश्यकता है, उतना हो रहा है। फिर सिर्फ फ्यूल के प्राइसेस से, और वो तो कई महीने से फ्यूल के प्राइसेस स्टेबल हैं, फिर कैसे दाल के दाम में आ गए कि प्रधानमंत्री जी बताइए ना। तो आप जी आ रहा हूं सर। पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से समझौता किया। कोहली जी छोटा जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक भी लेना है, एक छोटा जवाब दीजिए। आप कुछ देखिए अभय जी, अगर अभय जी कह के पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं तो बात अलग है। मैं कुल मिला के बात कर रहा हूं, मैं रिसेशन, जो आने वाला रिसेशन है उसकी बात कर रहा हूं, या जो मंदी का सुनाई दे रही है, दस्तक सुनाई दे रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं ये 10 में से 10 तो आप किसी भी सेक्टर को कभी भी नहीं दे सकते। आप भी सरकार चलाएंगे तब भी नहीं दे सकते, कोई भी चलाएगा 10 में से 10 तो कभी भी नहीं आएंगे। मैं बात कर रहा था कि क्या मंदी को लेके पैनिक है या पैनिक नहीं है, तैयारी कर रहा है। सबको पता है कि मुश्किल वक्त आ रहा है, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, इसको जीना है, किसी तरह इसमें गुजारा करना है। आप बार बार अगर पैनिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो रिसेशन एक ऐसा शब्द है, नीरज मैं आखिरी बात बोल रहा हूं ब्रेक पे जाने से पहले, कि रिसेशन का आप जितना ज्यादा नाम लेंगे उतना आपको उसका ज्यादा इफेक्ट फील होगा। तो मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की इस समय जरूरत है। ये मैं अभय जी को अपनी तरफ से निजी सलाह देना चाहता हूं। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर। ब्रेक से लौट के आगे मैं इसी पे चर्चा रखना चाहता हूं कि रिसेशन की जो बातें चल रही हैं अभी तो हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया में बहुत बातें चल रही हैं, ये कितना रियल है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप आंख बंद कर लेते हो, आपको लगता है कि सच बदल जाएगा, है ना। जैसे बर्नानके साहब, काफ़ी पावेल साहब, माफ़ कीजिएगा, पावेल साहब बहुत कह रहे थे कि ये ट्रांजिटरी है इन्फ्लेशन। जैसे उनकी नौकरी पक्की हो गई तो वो परमानेंट हो गया। तो ये जो आंख बंद कर लेना या कुछ ऐसी पिक्चर पेश कर देना जिससे हम कुछ समय के लिए मुलतवी हो जाए, इस पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में। आज चर्चा हो रही है आर्थिक दशा दिशा पे, और बहुत सारी चिंताएं हैं, आम आदमी की मुश्किलें हैं, महंगाई चरम पे पहुंच रही है। लेकिन इस चर्चा में ये निकल के आ रहा है कि अभी आप चिंता मत करिए। तनेजा जी, चिंता ना करें, महंगाई की या रिसेशन आ सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए नीरज जी, हमको कुछ फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। अभय जी अपना काम कर रहे हैं, वो पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। शुक्र है डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके साथ नहीं है, जो अर्थशास्त्र को समझते हैं। वो तो ही बोलो, एक वक्तव्य नहीं दिया उन्होंने, तो वो जानते हैं, अर्थशास्त्र को समझते हैं, और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, बड़े नेता हैं, उनको जिम्मेदारी से बोलते हैं। प्रश्न इस बात का, मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ जहाँ इनकी सरकार है। कल मैं वहां पूरा दिन था, बाजार फुल, दुकानों के अंदर भीड़। आप वहां बस स्टेशन पर जाइए, बस स्टेशन खचाखच भरे हुए, जो बस निकल रही है तमाम जगह राजस्थान में जा रही है खचाखच भरी हुई। रेलवे स्टेशन पर जगह नहीं पैर रखने के लिए, इतने लोग। और हवाई अड्डे की भी यही हालत। मैंने हवाई अड्डा पहले नहीं बोला, आप कहेंगे तो धनी लोग जाते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि अभय जी ने बार बार गैस का जिक्र किया। जब हम सत्ता में आए तो हमने ये देखा कि अधिकांश गरीब लोग सोच नहीं सकते थे कि उनके घर में एलपीजी का ये लाल सिलेंडर जो है वो भी अफोर्ड कर पाएंगे, कि उनकी जो जीवन शैली बदलेगी। आज की तारीख में 30.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास एलपीजी का सिलेंडर है। 9 करोड़ महिलाएं, ध्यान दीजिए, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, गरीब महिलाएं, उनको एलपीजी सिलेंडर दिया गया, उनकी जीवन शैली बदल गई, उनका नजरिया दुनिया का बदल गया। जी, उसको भरवाना भी होता है, खाली होने के बाद रिफिल भी कराना होता है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ। मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूं कि अब बहस ये है नीरज जी कि 9 करोड़ देश की महिलाएं जो घर चलाती हैं, एक महिला का जीवन सुधरता है, पूरे परिवार का सुधरता है। उनकी जीवन शैली बदल गई और सब्सिडाइज इनको सारा कुछ करा गया। अब एलपीजी तो आयात होता है भारी मात्रा में, क्योंकि एलपीजी प्राकृतिक गैस नहीं है, वो पेट्रोलियम है।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है वो। अब उसका दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा है। अब हम ये कहें कि साहब वो मान लिया 12 सिलेंडर की जगह 6 ले पा रही हैं या 8 ले पा रही हैं, उसकी तुलना आप उससे करिए जब उन्होंने देखा, सोच नहीं सकते थे सिलेंडर हो। हमने गुनाह ये कर दिया कि हमने विकास कर दिया। हमने गुनाह ये कर दिया कि वो 9 करोड़ महिलाएं जो कांग्रेस के जमाने में जिनके खाते नहीं खोलते थे, गैस वो जानती नहीं थी, कि हमने उनको एम्पावर्ड कर दिया, सबके बैंक अकाउंट खोल दिए, सबके घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंचा दिया, उनका जीवन बदल दिया हमने। ये हमको इसके लिए कटघरे में खड़ा करते हैं कि आपने जीवन क्यों बदल दिया। ये तो खाली धनाढ़ लोगों का था, एलपीजी सिलेंडर तो हम खाली मिडिल क्लास तक देते थे, बैंक अकाउंट तो हमने 60 हम खोलते नहीं थे। इनकी अब ये परेशानी है, इसलिए हमको कटघरे में खड़ा करते हैं कि आपने बैंक अकाउंट सुनिए, नहीं आप एलपीजी सिलेंडर सर समय कम इससे क्या एलपीजी सिलेंडर हमने दे करके गुनाह किया? नहीं, गुनाह नहीं किया आपने, बहुत अच्छा काम किया है और इसकी सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। पर उज्ज्वला योजना की तारीफ कर दिया, सभी लोग करते हैं। गरीब के लिए कल्याण क्यों कर दिया? नहीं तनीजा जी, बात को समझने के लिए सर सुनिए ना सर, समय कम है। देखिए, उज्ज्वला योजना की तारीफ मैं भी करता हूँ, ऑयल एंड गैस आपसे कम, लेकिन मैं भी बहुत करीब से ट्रैक करता हूँ। मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। मुझे आप कहिए कि चलिए मैं आपको लोन दिलवा देता हूँ 2 करोड़ का, बढ़िया सा है कि आप मर्सिडीज़ खरीद लीजिए, मैं खरीद लूँगा, लोन ले लूँगा। उसका लोन भरना भी पड़ेगा ना मुझे सर, कि खाली खरीदवा देने का काम थोड़ी है आपका। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है आप चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जो महंगाई से हमको दिक्कत हो रही, उसका भी निदान आपको ही करना पड़ेगा। नीरज जी, एक लाइन बोलूंगा, ज्यादा नहीं। हाँ, आप जो कह रहे हैं, देखिए आप पैनिक का शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, लेकिन आप एक्सट्रीम में देख रहे हैं, और वो मतलब वो हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि दुनिया भर में आज आर्थिक चुनौतियां हैं, क्योंकि हम भी दुनिया के हिस्सा है, हमारे सामने भी हमारे हिस्से की चुनौतियां हैं, और हमारे फंडामेंटली स्ट्रांग है। आम आदमी जो है उसको समझ में आ रहा है। और समय कम है संक्षेप में। हाँ अभय जी बोलिए। इन्होंने गुनाह ये कर दिया कि 3.5 करोड़, अभी पार्लियामेंट में बताया, उज्ज्वला बहनों ने इस साल एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं कराया। 2 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला बहनों ने सिर्फ एक सिलेंडर वर्ष भर में लिया है। इन्होंने गुनाह ये कर दिया कि 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई। इन्होंने गुनाह ये कर दिया कि 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन गए। और जो साकेत जी कह रहे थे ना, वो भी बड़ा गुनाह किया। 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमा लिए और 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए। ये गुनाह आप लोगों ने किया। आप राजस्थान का जिक्र बार बार कर रहे हैं, देश के कई प्रांत हैं। मैंने अब जब भी मध्य प्रदेश का डेटा देखा तो 4 महीने से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का 0 पैसा केंद्र सरकार से। मैंने जब पूछा फाइनेंस के सेक्रेटरी से तो उन्होंने ये बताया कि साहब अगर मैचिंग ग्रांट नहीं आती है तो हम अपना पैसा भी खर्च नहीं करते हैं। ये प्रांत दर प्रांत अंदर की स्थिति है, इस पर पर्दा मत डालिए। आप देश के साथ ये धोखा करना बंद कर दीजिए। यहां सिर्फ और सिर्फ सरकार की अकर्मण्यता है जिसके कारण लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आप अगर अभय जी ये बताइए, आइडिया बता दीजिए क्या करना चाहिए। आप इतनी आलोचना कर रहे हैं, सब लोग आइडिया दें, आप बताइए आइडिया क्या है आपका, क्या करें? देखिए नीरज जी, मेरा साफ आइडिया है कि आपके जब दाल का उत्पादन इंडिजीनियस जो हमारा जितनी आवश्यकता है उससे भी अधिक हो रहा है, फिर दाल 200 रुपए क्यों हुई? तो ये सीएसईपी बता रहा है, इनका लागत और मूल्य आयोग, कि बड़े व्यापारी ऐसे समय खरीद करके बाजार में डाल रहे हैं जब किसानों की फसलें आने वाली होती। बड़े व्यापारी नहीं, सरकार खुद भी। उनका तो आरोप मोदी सरकार पर है कि जो आप प्रिक्योरमेंट करते हो वैसे समय उतार देते हो, जब फसलें आने वाली प्राइसेस क्रैश होती और किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई। आप बताइए ना, ईडेबल ऑयल में कौन 2 बड़े व्यापारी कूदे? उसके बाद तेल के दाम में आग लग गई। आपने इंपोर्ट रामविलास पासवान जी के मृत्यु पूर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा बड़े ध्यान से। उन्होंने इस बात का आगाह किया था कि आप बड़े लोगों के कारण जो टेम्पररी इंपोर्ट पर रोक लगाई वो दाम बढ़ाएंगे और तेल के दाम में आग लग जाएगी। तो देखिए कुछ कारक। अबे जी ये वाला जो तर्क है ना आपका, कमोडिटी प्राइसेस का जो इम्बैलेंस या बैलेंस है, मैं इस पर थोड़ा सहमत इसलिए होता हूँ क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन होता है। शुगर में भी तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारी सरकारें हैं, उसके प्राइस भी कंट्रोल होते हैं। तो उसमें क्या स्थिति बन रही है आप देखिए ना, एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी देनी पड़ रही है आपको, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो आप उसको उतना ज़्यादा पिक्चर मत पेश करिए। साकेत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो नीरज जी केवल एक चीज कहूंगा जो अनिल जी ने भी पहले जिसकी तरफ संकेत किया था कि ये समय बहुत ही अजीब सा है, और चिंता जो आपने सवाल किया था, चिंता करने का जो हर व्यक्ति के मन में चिंता है, सरकार हो गैर सरकार हो।
पर अगर हम लोग को वो जो बात हो रही थी कि हम लोग का देश ही दीपक है एक दुनिया में, उस तरह से रहना है, तो हम लोग को थोड़ा तर्क और उसके उल्टे में जवाब देने ही में समय शायद कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जो उत्तर हैं वो काफी ऑब्वियस हैं। गरीबों को किस तरह जल्दी से जल्दी मदद की जाए, किस तरह से सरकार का निवेश हो उन जगहों पे जहाँ पे करने से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा या भविष्य के लिए हमारी बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। तो इस समय जरूरत थोड़ा सा नेशनल कंसेंसस की है और जिम्मेदारी के साथ राजनीति करने की सबकी है, क्योंकि तभी हम लोग शायद आगे बढ़ पाएंगे इस माहौल से, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हर तरफ से कहीं ना कहीं से आई जाती हैं, पॉलिसी भी आई जाती है, पर जब तक हम लोग निर्णय नहीं ले पाएंगे और सब लोग साथ में चल के, जैसे छोटी सी चीज है, अब जीएसटी के ऊपर रोज हो रहा है कि कोई स्टेट करना चाहता है, कोई बाहर निकालना चाहता है, अगर ये राजनीति होती रहेगी तो हम लोग डेफिनेटली जो हम लोग की क्षमता है उससे कम पे पहुंचेंगे। जी अनिल जी, सर कमेंट आपका चाहिए फाइनल। है जीएसटी कलेक्शन में तो बहुत बड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी होगा, महंगाई कम होगी, जीएसटी कलेक्शन कम हो जाएगा। हाँ, जीएसटी कलेक्शन में काफी कारण है। एक तो ये जो इम्पोर्ट्स है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है जीएसटी कलेक्शन में, लेकिन मुझे ये जो साकेत जी ने कहा ये सही कहा है। एक तो इनका जो मैं थोड़ा और सपोर्ट देना चाहता हूँ, जो हम अजीब परिस्थिति में हैं। आप 2 साल पहले, मतलब ज्यादा मत जाइए, 2020 में जाइए पहले क्वार्टर में, तो जब भारत का ग्रोथ रेट 23% गिरा था, मतलब कंट्रैक्ट कर गया, नेगेटिव था, और 2018 का लेवल पे जीडीपी चला गया, जो अभी कुछ पिछले 2 क्वार्टर में पहली बार क्रॉस किया है। मतलब आप लिटरली 0% पे ग्रो कर रहे थे 2 साल, तो मतलब आपका ग्रोथ ही नहीं था, आप इतने पिछड़े थे, आपको कैचअप किया है। तो अब इतना बड़ा झटके के बाद मैं इसीलिए फिर जहां मैंने शुरुआत की वहीं लेके जा रहा हूं आपको। तो दूसरे बाद ये यूक्रेन का जंग आया, पूरे जो सप्लाई चेन है पूरा डिसरप्ट हो गया, इसके कारण तेल वगैरह के दाम बढ़ गए, और आखिरी में ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जितनी एग्रेसिवली यूएस फेड परस्यू कर रहा है, इसके कारण इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं और एक स्कैर्सिटी हो गया ग्लोबल लिक्विडिटी का, जो भारत पे भी असर पड़ रहा है, हमारे रुपए पे। तो हमें ये संकट में, जैसे साकेत जी ने कहा, ये डिफेंस खेलना चाहिए, और ये वक्त नहीं है, मतलब ये पॉलिटिक्स चलता रहेगा, ये तो इनका विपक्ष का काम है। धर्म है कि सरकार को अपोज करे और सरकार का काम है सरकार चलाना। ये इनके आपस के बहस है, हमें मुझे इसमें घुसना नहीं है। आई डोंट थिंक एक्सपर्ट्स घुसना चाहते हैं। की ना विपक्ष की सरकार ना नागरिकों की सुनती ना विपक्ष की सुनती है। वो सलाह चाहते हैं क्या विपक्ष से? मुझे बताइए। बीच में मैं भी फिर ऐसे बोलना पड़ेगा, ये तो नीरज जी ठीक नहीं है। नहीं कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, बोल सकते हैं, ये तो मोनोलॉग है। सरकार बात क्या करती है? सरकार ना जनता से करती ना, वो तो प्रचंड बहुमत अभी। अभय जी उनको अपनी बात कंप्लीट कीजिए, अनिल जी को। जी नहीं मैं अपनी बात नीरज जी, मैं आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो निर्णय विपक्ष और सरकार का, ये पब्लिक को तय करने दो। वो वोट में जब जाएंगे, अभी चुनाव आ रहे हैं, अगर ये विपक्ष जो कह रहा है सही है, पब्लिक में सहनशीलता नहीं है, उनको लगता है सरकार ने, वो वोट करेंगे। अभी हम आर्थिक पे लेवल पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसी में रखें, यही मेरा एक रिक्वेस्ट। नहीं, पॉइंट बिल्कुल सही है आपका कि जो सिचुएशन इस समय है, कोहली जी आपके पास आ रहा हूँ मैं, उस सिचुएशन में ये इस वक्त से कोई इनकार नहीं कर रहा कि एक्सटर्नल प्रेशर बहुत है, इंपोर्टेड महंगाई है। आरबीआई देखिए कैसा फंसेगा। अभी फेड की पॉलिसी आएगी, 2 तारीख को ब्याज दर बढ़ेंगी और फिर 14 तारीख को बढ़ेंगी, उसके बीच में 7 तारीख को हमारी है, 7 दिसंबर को। अब 2 पॉलिसी के बीच में आप सैंडविच बनेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप, बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। ये कंसिडर करते हुए, देखते हुए भी मेरा सवाल ये है कि जो आम आदमी की समस्याएं हैं उनको आप एड्रेस कर रहे हैं क्या उनको रियायत मिलने की कोई गुंजाइश दिख रही है क्या? नहीं तो मैं फिर वही जनरिक स्टेटमेंट दूंगा कि मैं भागे भरोसे बैठा हुआ हूँ कि जब सब दुनिया में ठीक होगा तो भी मेरा ठीक होगा। कोहली जी देखिए नीरज, आम आदमी की समस्याओं को सुलझाने का जो स्पेक्ट्रम है, जो स्कोप है इस समय, वो बहुत सीमित है। आपका फिस्कल डेफिसिट इस समय, हालांकि हमारी जीएसटी कलेक्शन और हमारा जो एडवांस टैक्स की कलेक्शंस अच्छी हैं, पर फिर भी खर्चों का कमिटमेंट इतना ज़्यादा है, मुझे लग रहा है आम आदमियों की समस्याओं को सुलझाना बहुत
सीमित तौर से इस समय हो सकता है। पर एक बात जो मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, जिससे मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स इसको समझिए, जो मर्जी समझिए, मैक्रो लेवल पर, कि जो मेक इन इंडिया है, मैं बहुत सारे कंपनीज को जानता हूं चाइना में नीरज, जो कि इस समय ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन ढूंढ रही हैं, पर उनको शिकायत ये है, शिकायत कहिए या उनकी ऑब्जर्वेशन कहिए, कि अभी भारत में जो हमको पूरी सुविधाएं चाहिए, जो रेड कारपेट चाहिए, वो हमको पूरी तरह से नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है मेक इन इंडिया को लेके पीएलआई से ऊपर जाके, आगे जाके हमें कुछ और सोल्यूशन निकालने चाहिए। हमको थोड़ी हैंड होल्डिंग उनकी करनी पड़ेगी। अगर वो यहां आ जाते हैं, इतने बड़े बड़े वो निवेशक है नीरज, मैं आपको नाम नहीं बता सकता यहां पर, कि वो आने से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत मेजर फर्क पड़ सकता है। आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टैक्स कलेक्शन, ओवरऑल रीजनल डेवलपमेंट देश की बहुत स्पीड से चल सकती है। मुझे लग रहा है पीएलआई से ऊपर उठ के आगे जाके कुछ और मेक इन इंडिया के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनका ज्यादा ध्यान वैल्यूएशन पे है, प्रॉफिट्स पे नहीं है। ठीक है, हमने 70-75 हजार रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम आ रहे हैं। ये एक चिंता की बात है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे नीरज ध्यान दिया जाए, मैं बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूं, मुझे लगता है इससे जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाएगा ओवरऑल अर्थव्यवस्था पर। नीरज जी, तनेजा जी, इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा शरद जी ने अच्छा पॉइंट उठाया। कल सुबह मैं जयपुर के पास एक इलाका है, वहां पे एक जापान जोन उसको बोलते हैं, मतलब कुल मिला के जो है उसका यह आइडिया है कि वहां पे जापान की कंपनियां आए और आकर के निवेश करें और उनको जो है फास्ट ट्रैक किया जाएगा डेवलपमेंट को, है ना। अब अगर वो बयान सुनेंगे, जैसे जिस तरह के बयान अभय जी दे रहे हैं, पैनिक बटन दबा रहे हैं, ये पैसे वाला हो गया, आपकी नीति से ये पैसे वाला हो जाता है, इस नीति से कोई बिलियनर हो जाता है, तो वो फिर आपने क्यों बना रखा है जयपुर के अंदर जापान जोन? कौन आके निवेश करेगा अगर वो राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के इस तरह से बयान देंगे? तो साकेत जी ने बिल्कुल सही बात कही। हम राजनीति करें, आप भी करिए, अपना धर्म आप निभाइए, बिल्कुल निभाना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए जिसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर एक क्राइसिस चल रही है और हम उससे पूरी तरह बच नहीं सकते हैं, हमारे पे कहीं ना कहीं चीटें आएंगी। ऐसे समय में हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से ये करें, जहां जहां कंसेंसस बन सकता है हम ऐसा बोलें जिससे पूरी दुनिया उसको सुने और आकर के भारत में निवेश करे। अगर हमसे कोई गलतियां होती हैं, आपके पास अच्छे सुझाव हैं, आपने राजस्थान या जहां भी आप सत्ता में, आपने एकदम चमन बना दिया है, हमको बुलाइए ना, हमको भी दिखाइए। अगर आप मान लिया नहीं बनाया, हमारे सहयोग की जरूरत है, आइए पब्लिकली उसका सहयोग लीजिए, मिल के लेंगे। देश तो एक ही का है ना। लेकिन अगर आप जो है हर चीज जो सरकार करे उस पर जैसे बोलते हैं तेजाबी भाषा बोलना, उसके बारे में इतनी तेजाबी हो के लगे कि आपका देश ही नहीं है ये। ठीक है, आपको लगता है जनता तय करी, तो जनता तो बार बार तय कर रही है कि आप गलत है, आप जनता की बात सुन ही नहीं रहे हैं। लाख यात्रा कर लीजिए, आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल चले जाइए, लेकिन जब तक आप इस देश के लिए काम नहीं करेंगे, ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे जो देश के लोगों से जुड़ेंगी, कोई यात्रा सफल होने वाली नहीं है। भारत से बड़ी कोई यात्रा नहीं और विकास से बड़ा कोई यात्रा नहीं होती। विकास यात्रा पे आइए, ये यात्रा भी करते रहिए, वरना नॉर्थ से साउथ पोल तक कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। साकेत जी की बात 100% सही है। अब मेरी मत सुनिए अभय जी, साकेत जी की तो बात सुनिए, वो तो किसी राजनीतिक दल के नहीं है, देश तो सबका एक ही है ना। क्यों इतनी तेजाबी भाषा बोलते हैं? आप जहां बैठते हैं तेजाब फैलाते हैं, मत फैलाइए। सबकी सुनिए सर, और गरीबों की भी सुनिए। मैं दोबारा इस बात को रिट्रेट कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत फ्रूटफुल है, बहुत सारे आइडियाज़ लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मैक्रो नंबर्स पे जाएंगे ना, तो आप अपना कैट देखिए, आप अपना ट्रेड डेफिसिट देखिए, आप अपने इन्फ्लेशन नंबर्स देखिए, आप अपनी करेंसी का हैज देखिए, आप अपने जो टैक्स कलेक्शन देखिए, बहुत रोज़ी पिक्चर नहीं है सर। ये आने वाले 1-2 क्वार्टर में हमारे सामने निकल के आएगी। इसलिए इस बात की चिंता करना बहुत ज़रूरी है कि केवल हम इस भरोसे रहें कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, उसमें कोई शक नहीं, वो है, लेकिन आप अपने यहाँ अगर उस बात को नहीं दुरुस्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो फिर मुश्किल और बढ़ेगी सर। और ये जो के शेप रिकवरी है, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए इसको भी कहीं ना कहीं आपको कंसीडर करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।